फौलादी जिस्म नहीं, हौसले रखती हूँ। मैं नारी हूँ, खुद को देश पे कुर्बान करती हूँ। मेरे हाथ में कंगन नहीं, बंदूक थमाकर तो देख। मेरे जिस्म पे साड़ी नहीं, खाकी वर्दी लगाकर तो देख। दुर्गा काली तू देखेगा धरती पर ही, बस एक बार मेरी भारत माँ की ओर आंख उठाकर तो देख। भारत माँ की वीर बेटियों पर अपने भाव प्रकट करेंगी डॉक्टर ममता त्यागी, जिनका परिचय सब जानते हैं। एक प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट तो है ही, इसके अतिरिक्त उत्तम वक्ता, कवित्री और देशभक्त तो है, और अपनी जो मन की बातें हैं वो सोशल मीडिया पे व्यक्त करती रहती हैं। प्लीज डॉक्टर ममता। थैंक यू। भगत सिंह की आखिरी गोली बोले कैसी दिखती है आज़ादी। आज़ाद की आखिरी गोली बोले कैसी दिखती है आज़ादी। भगत सिंह की फांसी पूछे कैसे हंसती है आज़ादी। लक्ष्मीबाई की टोली पूछे कैसे चलती है आज़ादी। आज़ादी की कीमत लगाना शायद इतना आसान नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है किसी भी उस समय कालखंड को लिए अपनी जान दे देना। आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे बहुत बड़ा दुख है, और वो दुख क्या है? जानते हैं, हम ये प्रोग्राम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, हर 15 अगस्त 26 जनवरी, और मेरा मोटिव सिर्फ एक होता है, अगर होली दीपावली मनाना मेरा फ़र्ज़ है या जिसके लिए मैं पैसे खर्च कर सकती हूँ, तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाना भी मेरा फ़र्ज़ है और वो मुझे करना है। लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर ममता करते रहिए, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं कि मैं 2000 लोगों को कॉल करती हूँ और मात्र 150 लोग आते हैं? ये प्रयास है? आप किसी प्रयास के लिए घर बैठ के यही कह देना कि आप करिए, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जानते हैं जो दूसरे लोग हैं वो आपसे बहुत आगे निकल रहे हैं। आप कहते हैं व्हाट्सएप पे कि हमें सेना बनाने की ज़रूरत है लड़ाई के लिए। कैसे आपने सेना बनाने से पहले ये सोचा आपकी कैलकुलेशन है कितनी? भारत में इस समय पूरी आबादी 130 करोड़, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़, बांग्लादेश की आबादी 15 करोड़। आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आपके हिस्से नहीं है, क्योंकि वो आपके ही हिस्से थे और आप ही से अलग हुए हैं। तो टोटल अगर मैं अपनी 30 करोड़ आबादी को अलग कर दूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि 25 से 30% लोग वो हमारा बिल्कुल भी नहीं साथ देंगे धर्म के आधार पर। 25 और 15 करोड़ लोग 40 करोड़ हो गए, 70 करोड़ आपके अपोजिट पॉपुलेशन हो गई। आपको अगर मैं ये मानूं कि 100 करोड़ सनातन धर्म मानने वाले लोग कहते हैं कि हम तैयार हैं अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए फाइट करने के लिए, आप में से 1/3 लोग तो पहले ही कहते हैं हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हो, तो वो हटा दीजिए। कितने बचे आप? मुश्किल से 60 करोड़। 60 करोड़ में से कितने लोगों की हिम्मत है अगर आज मैं यह तलवार दे दूं जो उठाने की हिम्मत रख पाए? आप में से मैं सच बताती हूँ 1000 में से एक व्यक्ति निकल के आता है। मैंने अपने व्हाट्सएप पे और अपने सोशल मीडिया पे एक बार एक कोट लिखा और डॉक्टर ग्रेडमैन ने मुझसे पूछा कि तुमने ये कैसे कैलकुलेट कर लिया कि पूरे देश में जो देश के लिए सोचते हैं और उसके लिए सोच के कई बार जगते हैं रात में, उनकी संख्या मात्र 15 लाख है। मैंने कहा कि मैंने आइडिया निकाला कि 1000 में से एक व्यक्ति है, लगभग 130 या 100 करोड़ में से मैंने 15 लाख निकाल दिए। कहते हैं, मैंने कहा सच्चाई यही है। सब लोग कहते हैं करो डॉक्टर ममता, डॉक्टर ग्रेडमैन अब आगे बढ़ो, हम साथ हैं, हम घर बैठ के साथ हैं, व्हाट्सएप पे साथ हैं, पर एक्चुअली में आप कितने साथ हैं आपके सामने हैं। हम लोग रात दिन सिर्फ एक चीज सोचते हैं, कैसे जगाएं हिंदू को, कैसे बात करें। पोस्ट डालते हैं, कहा जाता है सेक्युलर पोस्ट डालिए, अपने प्रोफेशन के लिए डालिए। एक मेरी ही बैच के व्हाट्सएप ग्रुप ने तो मुझे ये भी कह दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, आप तो बिना बात कह रहे हो कि सालों से आपकी बेटियों को उठा के लेके जाएंगे, कोई आया ही नहीं हमें उठाने। मीन्स आप वेट कर रहे हैं कि आपके घर के बाहर जब वो उठाने के लिए तलवार लेके आ जाए, मैं तब सोचूंगा। कश्मीर में जो बेटियां गई वो आपकी नहीं थी। किसी भी विश्व में कुछ भी अगर फीमेल एट्रोसिटी हो रही है वो आपसे रिलेटेड नहीं है, तो किसको जगा रहे हैं हम, हमें नहीं पता। पर फिर भी आप सब लोग, मैं मानती हूँ, बहुत डिटरमाइंड हैं, देश के लिए कार्य करना चाहते हैं और आप ये आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोर से वंदे मातरम, वंदे
वंदे। अब शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक जो मुझे आज दिया गया। मेरा नाम ममता है और आज मैं सिर्फ ममता बोलूंगी। मेरा धर्म राष्ट्र धर्म है, मेरी भक्ति सिर्फ देशभक्ति है। भगवान है, लेकिन अगर मेरे पास देश या मेरी जमीन नहीं होगी, ना मेरा मंदिर बचेगा, ना मैं बचूंगी, ना मुझे कोई धर्म या त्यागी या कुछ भी कहने वाला नहीं बचेगा। मेरी संस्कृति सनातन है, जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं डॉक्टर प्रोफेशन में हूँ, मैं सेटल्ड हूँ। मुझे कोई एम्बिशन नहीं है अपना बिजनेस बढ़ाने की, मुझे कोई एम्बिशन नहीं है पॉलिटिकल कुछ भी, लेकिन मैं बस एक बात चाहती हूँ कि मेरी बेटी को कल बुर्का ना पहनना पड़े। बस मेरी एक इच्छा है, मेरी बेटी बुर्का ना पहने, मेरी बेटी वो काले दस्ताने ना पहने, मेरी बेटी को भी उतनी ही पढ़ने लिखने समझने बोलने की आज़ादी मिले जिसकी मैं हकदार थी और मुझे मिली, मेरी बेटी को भी मिले। लेकिन यहाँ बैठे कितने लोग जो हमसे कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारे फ्रेंड्स सेकुलर हैं, हम कैसे बात करें। क्या आपको तरस नहीं आता करके आपको बेटी जब बुर्का पहनेगी कैसा लगेगा? वो नहीं सोचना चाहते, क्योंकि उन्हें अपनी फ्रेंडशिप बना के रखनी है, अपना सेकुलरिज्म बना के रखना है। वो उस चीज को बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपनी जनरेशन सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात बताएं हम आपको, यहाँ जितनी भी स्त्री शक्ति और मातृशक्ति बैठी है, इस रेडिकल इस्लाम में सबसे ज्यादा सफरर फीमेल है। मेल्स को तो इतनी पावर मिलेंगी, वो ही विल एंजॉय। आपको ही कष्ट होगा, आपकी बेटियों को कष्ट होगा, आपकी बहुओं को कष्ट होगा, आपके साथियों को कष्ट होगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो अगर आप ये सोचते हैं ना कि जो ये रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट बोले, हम क्यों बोले, मेल्स हैं, संघ है, सब करे, सबसे ज्यादा सफर आपकी बेटियां। अगर आप चाहते हो अपनी बेटियों को बचाना तो आपके हाथ में है। और किसी भी समाज देश का आधार वहां की मातृशक्ति होती है या स्त्री शक्ति। अगर स्त्री शक्ति सशक्त नहीं है तो ये बात मान के चलिए, उस देश उस समाज को शमशान बनाने से कोई नहीं रोक सकता, वहां पर कोई डेवलपमेंट फ्यूचर में नहीं होगा। अब हो सकता है आप लोग इसमें सोचें कि तालिबान भी तो है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, तालिबान में जाके कोई रहना चाहेगा? अफगानिस्तान में हम में से कोई जाके रहना चाहेगा? मेल्स हो सकता है जाना चाहे, फीमेल्स का तो मैं कह सकती कोई नहीं जाना चाहेगा। इराक में कल एक संशोधन लाया गया है, आपने सुना, विवाह की आयु को लेकर। आप सोच सकते हैं आपकी 9 साल की बेटी को कहते कि इनकी विवाह योग्य हो गई, आप कर पाएंगे उसकी शादी? क्या सोचेंगे आप अपने दिमाग में? नहीं। लेकिन हम सोना चाहेंगे, हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, हमें अपनी फ्रेंडशिप मनानी है, हमें अपनी फेलोशिप लेनी है, हमें कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। कितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं देशभक्ति के नाम पर, कितने प्रोग्राम, जहां देश का नाम ला दिया वो राजनीति हो गई। हम राजनीति की बातें नहीं करेंगे। अरे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, कौन रोकता है आपको देशभक्ति की बात करने से? हम आपको हिंदू मुस्लिम तो नहीं कह रहे कि आप देश के लिए नहीं बोल सकते, नहीं। देशभक्ति तो सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को आएगी, फिर डब्बे में बंद हो जाएगी। हमें क्या मतलब, हम तो अपनी जिंदगी जी के चले जाएंगे, देखा जाएगा जो हुआ। हमारे परदादा बाबा ने जो अपने लिए हमारे लिए बलिदान दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी अगली जनरेशन का क्या होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये हाल है हिंदू समाज का। चलिए, ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, अब मैं आपको हल बताना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं मानती हूँ सारे लोग अगर मैं मिलाऊँ तो 150 लोग हैं और हर एक के फोन में 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं मिनिमम, 1000। मैं मानती हूँ आप सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लिए बात नहीं करना चाहते, क्या हफ्ते में 2 बार अपने व्हाट्सएप पर देश के लिए स्टेटस नहीं लगा सकते? कोई भी कोट लिखिए, कोई भी विचार लिखिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने व्हाट्सएप पे लगाइए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए। आपको देश बदलना है, यानी इन 200 लोगों के माध्यम से आप 2 लाख लोगों को अपना मैसेज देते हैं। और आप ये सोचिए करना क्यों है, क्योंकि अब जो फाइट है वो बॉर्डर्स पे और तलवारों के अलावा एक नैरेटिव्स की फाइट है। कहीं से भी नैरेटिव उठ के आता है, सारे खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं बोला गया, एकदम से विनेश फोगाट के लिए आया, अरे उसके लिए तो अन्याय हो गया, सब कुछ हो गया। अरे हॉकी टीम के साथ जब अन्याय हो रहा था, उसे पूरे क्वार्टर फाइनल सिर्फ 10 प्लेयर के साथ खेलने को, एक पूरे टाइम एक प्लेयर को बाहर रखा गया, तब कोई नहीं बोले। ये नैरेटिव्स हैं। तो इसके लिए अलर्ट होकर अगर आप जवाब ही नहीं देंगे तो क्या हासिल होगा? तो इसलिए देशभक्ति और राष्ट्रवादिता आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर मेरे से पूछें, देश की और समाज की हर समस्या का हल ही देशभक्ति है। कैसे? आप कहते हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन, कोई भी देशभक्ति व्यक्ति
कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पानी वेस्ट हो, उसके नदी तालाब खराब हो, उसके यहाँ पोल्यूशन फैले। ये एक बेसिक नेचर हो जाता है किसी भी देशभक्त व्यक्ति का। वो किसी महिला का अपमान कभी भी जानबूझकर नहीं करना चाहेगा। हाँ, फाइट, दैट्स अ डिफरेंट इशू, वो हम साइड में रख सकते हैं। कोई भी देशभक्त व्यक्ति किसी भी समाज की या प्रॉपर्टी को, सरकारी चीज को लूटना नहीं चाहेगा। क्यों कहेगा? यार ये तो घर की है, मैं अपने देश को लूट के अपने घर में रख के क्या हासिल करना। तो अगर मेरे से पूछे तो देश की, समाज की सारी समस्याओं का हल फीमेल्स के मन में पैट्रियटिज्म और संस्कार लाना है, और हर समस्या का हल सिर्फ देशभक्ति और राष्ट्रवादिता है। अगर यहाँ बैठे 200 लोग 2 लाख लोग को इन्फ्लुएंस कर पाए, मैं कहती हूँ 2 लाख को नहीं कर पाएंगे, आप बार बार पोस्ट डालेंगे, बार बार उनकी चीजों को काउंटर करेंगे कि क्यों आप जातियों में बांटने की बात कर रहे हो, क्यों आप फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और कोई भी फीमेल हर परिवार में हर एक फीमेल 2 परिवार को गवर्न करती है या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। और अगर आप मेरे से पूछे तो मेल्स भी इनडायरेक्टली फीमेल्स के इन्फ्लुएंस में होता है। अब बहुत बार ये कहा जाता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा सा अलग तरह से लेती हूँ। 2 व्यक्ति हैं, एक है 6 फुट का और लगभग उसका 100 किलो वजन है, दूसरा व्यक्ति है 4 फुट का। आप मेल फीमेल वाली बात मत करिएगा, और वो 50 किलो का, क्या वो व्यक्ति उससे फाइट करेगा? दिमागी फाइट तो कर सकता है, फिजिकल फाइट तो नहीं कर सकता ना। ऐसे ही अगर फीमेल्स चाहती है कि वो सशक्त बने, या तो आप फिजिकली स्ट्रांग बनिए या मेंटली स्ट्रांग बनिए। अगर आप दोनों से ही स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो फाइट किससे करेंगे? कंप्लेन करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आपको उसके लिए प्रिपेयर होना होता है, आपको उसके लिए मेंटली तैयार होना होता है। नैरेटिव्स को काउंटर करने का भी तरीका सिर्फ फीमेल्स ही निकाल सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत की वीरांगनाओं की। भारत की वीरांगना जब के बारे में अगर देखा जाए तो सबको सबसे ज़्यादा लक्ष्मीबाई के बारे में पता है और सब उनके बारे में बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है। भारत में तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने साथ हमेशा तलवार रख के सोई हैं, और कोई भी देश के ऊपर अगर आक्रमण हुआ या आपत्ति आई, उन्होंने वो तलवार उठाई। इसमें सबसे पहले जो आप देख रहे हैं अभी, रानी अबका चोटा और रानी दुर्गावती, ये दोनों ने लड़ाई की अंग्रेजों के आक्रमण से पहले। अंग्रेजों के आक्रमण से पहले 1608 में 24 अगस्त का वो दिन था जब अंग्रेज का पहला जहाज सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। लेकिन जानते हैं फाइट उससे पहले स्टार्ट हो चुकी थी। ये तो एक दूसरा विदेशी आक्रांता था जो आया, एक तो ऑलरेडी आपसे फाइट कर रहा था। अबका चोटा एक बहुत चोटा वंश की एक फेमस रानी थी, और उन्होंने जो पुर्तगालियों से लगातार 3 दशक तक लड़ाई की। 4 बार लड़ाइयाँ हुई, वो 3 बार जीती, और चौथी बार अपने ही पति की गद्दारी की वजह से वो हार गई। तो रानी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सजना, श्रृंगार करना, डांस करना। मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना, फाइट करना, वो एक पहचान होती है। रानी दुर्गावती ने राजा अकबर से 3 बार युद्ध किया। वो 2 बार जीती, 1 बार हारी। वो सफेद हाथी पर बैठकर युद्ध करती थी, और जब वो फाइट कर रही थी, लास्ट वाली फाइट, तो क्या हुआ कि उनको एक बाण आंख में आके लगा और दूसरा उनके गर्दन के पास से चला गया, तो बेहोश हो गई। उन्हें बेहोश होता देख उनकी सेना ने सोचा कि शायद हम जंग हार गए, और उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन जब रानी को होश आया तो उन्होंने देखा कि हार हो चुकी है, ऑलमोस्ट सैनिक आधे से ज़्यादा मारे जा चुके हैं। तो उनके महावत ने कहा, रानी हम हार चुके हैं, क्या हम ये मैदान छोड़कर चले जाएं? तो रानी ने कहा, जब मैंने आज तक अपने सैनिकों को सिर्फ 2 ही मंत्र दिए हैं कि या तो विजय या मृत्यु, तो मैं मृत्यु चुनूंगी, भागना नहीं। और उन्होंने खुद ही अपना खंजर अपनी सीने में भोंक दिया। अहिल्याबाई होलकर, वो फीमेल जो एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव थी, एक बहुत बड़ी भगवान की पूजक, मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या दुख नहीं देखा। पति की अकस्मात मृत्यु, दोनों बच्चों की अकस्मात मृत्यु, एट द एज ऑफ 15 और 16 उनके दोनों बच्चे चले गए। उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया, उसके सहारे अपना आगे का होलकर साम्राज्य चलाया। लेकिन उन्होंने अपने 5 भाइयों की मदद ली और 5 रेजिमेंट्स बनाई, और एक रेजिमेंट्स का नेतृत्व वो खुद करती थी हर युद्ध में। ऐसा नहीं था कि वो बैठी रहे और युद्ध के लिए किसी और को देती थी। उन्होंने अखंड भारत का एक्चुअल का सपना देखा। मालवा एक बहुत ही ऐसा जगह थी जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता था, और कहते हैं कि एक साल में लगभग 300 करोड़ उनके रुपये उनका रेवेन्यू होता था।
उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया, अहिल्या घाट बनाया, मणिकर्णिका घाट बनाया। उन्होंने बद्रीनाथ में बहुत सारी धर्मशालाएं बनी, अपने जितने भी मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार किया। तो अगर देखा जाए तो अखंड भारत का पूरा सपना अहिल्याबाई होलकर ने देखा। अब आप सोच रहे होंगे हमारी फीमेल्स आजकल क्या करती हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि सब लोग कम से कम एटलीस्ट इंट्रोस्पेक्ट करिएगा प्लीज। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा वॉज द फर्स्ट फीमेल फाइटर जिन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस शो किया रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अपने दुर्ग की रक्षा के लिए खुद हथियार उठाए क्योंकि उनके पति की भी अकस्मात मृत्यु हो गई और उन्होंने बहुत भयंकर लड़ाई की। लड़ाई में वो पहली बार जीत भी गई, लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजों के 2 मार्शल्स को अरेस्ट कर लिया था उसके बाद में उन्होंने सोचा नेगोशिएशन कर लिया जाए, आखिर इतनी लंबी लड़ाई हम इस दुर्ग से कब तक लड़ पाएंगे। तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हमने आपके 2 मार्शल जो अरेस्ट कर लिए हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन एक ही शर्त है, आप मेरे राज्य की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखेंगे, फिर से फाइट नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज बहुत शातिर थे, अंग्रेजों ने पल भर के लिए या 2-3 दिन के लिए वो संधि मान लिए और रानी ने उनके मार्शल्स रिलीज कर दिए, लेकिन उसके बदले में उन्हें आक्रमण झेलना पड़ा। और इस बार प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये हुई कि रानी कित्तूर के जो सिपाही थे उन्होंने ही उनके साथ गद्दारी की। उन्हीं के जो तोप के गोले थे उनमें गोबर भर दिया गया, बारूद हटा दिया गया। तो रानी कित्तूर बड़ी बुरी तरह से हारी सेकंड फेज में। उन्हें अरेस्ट किया गया और एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर उनकी वीरगति हुई, मतलब जेल में वो मृत्यु को प्राप्त हुई। और जितनी दिन वो जेल में रही वो लगातार उपनिषदों और वेदों का ध्यान करती थी, उन्हें पढ़ती थी। उनके जो शिवलिंग का दत्तक पुत्र थे जो उन्होंने लिया, उन्हें भी अंग्रेजों ने अरेस्ट किया और फांसी पे लटका दिया। उनके जो सेनापति थे उन्होंने बहुत दिन तक रानी के जाने के बाद गुरिल्ला वार रखी, लेकिन फाइनली वो भी पकड़े गए। तो अगर देखा जाए तो गद्दारी की किसने है अब तक, साथ किसने नहीं दिया है, किसी और ने नहीं दिया है, हम लोग खुद हैं। हम नहीं सोचना चाहते, नहीं करना चाहते तो कितना जगाएं कितना सुनाएं नहीं समझ में आता हमें। कहते हैं ना, जुल्म करने के सारे हुनर हम ही पर आजमाए गए और उस सब के बाद जालिम हम ही कहलाए गए। नैरेटिव्स क्या बनाए गए, हिंदू हिंसक है, हिंदू आक्रमण करता है। अरे सबसे ज्यादा तो हिंदू सहता है, और उस सहने के बाद सबसे ज्यादा दुख की बात कि वो फिर भी यूनाइटेड नहीं रहना चाहता। वो अपने घर के बाहर, गली के बाहर खतरे को नहीं सोचना चाहता, ना ही उसके बारे में बात करना चाहता। सारी फोरम्स होती हैं, बताइए कौन सी फोरम में कभी कुछ डिस्कस होता है देश के लिए? सारे फेलिसिटेशंस होते हैं, कभी देश का नाम भी नहीं लगता। भारत माता की जय लगा दो तो आधी सेकुलर खड़े हो जाएंगे, भारत माता की जय कैसे गई, देश कहां से आ गया। रानी लक्ष्मीबाई, शॉर्ट करना है ठीक है चलिए। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो सबको पता है, उनका एक्चुअल का नाम मणिकर्णिका था और उनके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उदा देवी पासी, उदा देवी पासी का यहाँ मैं इसलिए जिक्र करना चाहूँगी, वो मगध की रानी के साथ फाइट करती थी और उन्होंने जो फाइट की, जिस युद्ध में उन्होंने लड़ाई की, मेन उन्होंने पेड़ पे चढ़ के लड़ाई की और अंग्रेज की सेना ये देख के हैरान थी कि आखिर ये तीर निकल के कहाँ से आ रहे हैं जो उनके हजारों लोगों को मारे जा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि पेड़ के पीछे कोई दिख तो नहीं रहा है या पेड़ के ऊपर सामने विजिबल तो नहीं है, तो उन्होंने अल्टीमेटली उस पेड़ को आग लगा दी। तो उदा देवी को वहां से कूदना पड़ा। तो उन्होंने देखा है कि एक स्त्री है जो पुरुष का वेश धारण किए हुए और सारे शस्त्रों से लैस है और वो लगातार ये कार्य किए जा रही है। दुर्गावती भाभी या दुर्गा भाभी, दुर्गा भाभी का नाम यहाँ कितने लोगों ने सुना है? मुझे बस एक बार हाथ रेज कर दीजिएगा फीमेल्स में, क्योंकि मेल्स को नहीं मैं मानती हूँ समाज का बदलाव फीमेल्स लाएंगी, सीधी सी बात है। फीमेल्स नहीं जागी तो कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। 3 लोग हैं, 3 या 4 लोग हैं आउट ऑफ 5। दुर्गा भाभी, दुर्गा भाभी देखा जाए तो भगत सिंह को जब उन्होंने सॉन्डर्स का वध कर दिया, जलियांवाला कांड जिन्होंने कराया था डायर ने, तो वहां से लाहौर से कलकत्ता लाना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने इसमें अपने 3 महीने बच्चे को भी दांव पर लगा दिया या उनकी भी जान खतरे में डाली, क्योंकि वो उन्होंने नाटक किया भगत सिंह की पत्नी बनने का और उनके बच्चे का, और साथ में अपने चलिए सर। सुचित्रा कृपलानी वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इनके बारे में बस एक छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहूंगी। इनको मैं कहती हूँ लेडी विद द साइनाइड। लेडी विद द साइनाइड क्यों? जब नवाखाली में आज़ादी से 1 साल पहले हिंदुओं को मारा जा रहा था तो गांधी जी
जी और सुचिता कृपलानी वहां पहुंचे और सुचिता कृपलानी ने जो हिंदू फीमेल्स पर एट्रोसिटीज हो रही थी उन्हें शरण दी। जिन लोगों को घर को जला दिया गया था, जिन्हें रेप किया गया, उन्हें शरण देनी, उनके लिए कैंप लगाया, उसमें काम करती थी। तो उन्हें थ्रेट मिली कि या तो आप इन सभी हिंदू फीमेल्स को वापस उनकी कम्युनिटी में भेज दीजिए जहां से आप इन्हें सर्वाइव करा के लाए हैं या बचा के लाए हैं, वरना आपका भी वही हश्र होगा या आपको मार दिया जाएगा। तो वो हमेशा किसी भी एट्रोसिटी से, क्या उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, अपने साथ साइनाइड रखती थी कि अगर कुछ हुआ तो वो साइनाइड खा सके। क्यों? क्योंकि नौखाली के बाद जो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने तो फीमेल्स को आत्महत्या करने के तरीके बताए थे। अगर आपको नहीं पता है तो नौखाली मस्करे जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। उन्होंने बताया था फीमेल्स किस तरह से आत्महत्या कर सकती हैं अगर उन पे मुस्लिम आक्रमण करें। कल्पना दत्त, चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दी हूँ। कल्पना दत्त पश्चिम बंगाल ने बहुत सारी फीमेल्स दी हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस की वॉर में एक्टिवली काम किया है। उन्होंने बम बनाए, उन्होंने विस्फोट किया है। और चिटगांव जो मैं यहाँ शब्द बोल रही हूँ, आज गूगल कर लीजिएगा कहाँ है। और चिटगांव में फिर से हिंदुओं पर एट्रोसिटीज हो रही हैं। चिटगांव हमारा हिस्सा नहीं है, इस टाइम बांग्लादेश का हिस्सा है। चिटगांव में एक ब्रिटिश का वो था, शस्त्रागार था, वहां से जो राइफल्स वगैरह लूटी गई, उसमें कल्पना दत्ता का मेन रोल था। नीरा आर्या, बस थोड़ा सा बता के इन्हें फिनिश कर रही हूँ। नीरा आर्या को फर्स्ट लेडी स्पाई ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों का पता लगाती थी कि ब्रिटिश में क्या चल रहा है, ब्रिटिश सेना में क्या चल रहा है, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस नेताजी तक पहुंचाती थी। उनके खुद के पति ब्रिटिश आर्मी में पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हेल्प करती थी। और उनके पति ने कहा कि आप ये काम करना बंद कर दो, नेताजी का साथ देना बंद कर दो, उल्टा मेरे साथ आके मिल जाओ, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छी नौकरी दिला दूंगा, आप नेताजी को अरेस्ट करा दूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने देश के साथ उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकती। तो उसके बाद हुआ क्या इंसिडेंट, सबसे ज़्यादा जो फेमस इंसिडेंट है इनके पति ने एक बार पता लगा लिया कि इस जगह नेताजी शिविर में रुके हुए हैं। इनके पति वहाँ पुलिस ऑफिसर थे, वहाँ चले गए उन्हें शूट करने। नीरा आर्या भी पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंची। जब उन्होंने नेताजी को शूट किया तो गोली नेताजी को न लगी, उनकी सबॉर्डिनेट को लगी और नेताजी बच गए। लेकिन इतने में नीरा आर्या ने राइफल की अगले जो चाकू लगा हुआ होता है उससे अपने पति को मार दिया। उन्होंने अपने देश को अपने ही परिवार से ऊपर समझा और इसीलिए उनके लिए जब नेताजी देश छोड़कर गए तो उनको इतनी यातनाएं दी गई। उनको आपने जो साइड में फोटो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में डिपिक्टेड फोटो है जिन पे आप देख सकते हैं उनके साथ क्या एट्रोसिटीज हुई। आज़ादी के बाद उन्होंने कोई भी तरह की पेंशन लेने को मना कर दिया। उन्होंने फूल बेचकर अपनी ज़िंदगी बिताई और उनकी हैदराबाद में मृत्यु हुई। चलिए अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, मैं ख़त्म कर देती हूँ। बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ फिर भी, भारत को जो नमन करना छोड़ दे उससे कहो वो मेरा वतन छोड़ दे। अगर मजहब प्यारा है तुम्हें ज्यादा मेरे वतन से, कहो उनसे मेरी मिट्टी में दफन होना छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद ममता, बड़ी अच्छी जानकारी और आपने मुझे पता है बड़े दिल से ये तैयार किया था। और अब वो क्षण जिसका हम सबको इंतजार है